जो दूसरा चैप्टर है विकास क्रम विकास, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि जो है ये दर्शन में जो बाबा जी क्या कह रहे हैं विकास क्रम विकास। देखिए जो ये बात हो रही है कि पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो परमाणु अंश से लेकर के जागृति परम तक ही कोई भी चीज होगा वो इस बीच में ही होगा। तो परमाणु अंश से लेकर के ये परमाणु बना रहे हैं, परमाणु से परमाणु जो है बहुत अणु बना रहे, अनुरचित पिंड बना रहे हैं। ऐसे बहुत तरीके के जो है हमारे पास जो है दिख ही रहे हैं, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था दिख रहे हैं। और फिर यही परमाणु जो है संक्रमित हो करके गठनपूर्ण परमाणु होता है, और उस गठनपूर्ण परमाणु में फिर कोई प्रस्थापन विस्थापन नहीं होता, उसके बाद उसमें गुणात्मक परिवर्तन ही होता है। तो जो बाबा जी विकास कह रहे हैं, वो जो विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास का मतलब सिर्फ इतना ही है कि परमाणु में जो गठनशील परमाणु है वो गठनपूर्ण परमाणु जो बन जाता है, इसको ही विकास कह रहे हैं। और जो ये विकास क्रम कह रहे हैं, तो ये परमाणु गठनशील परमाणु जो हैं वो कई तरह के गठनशील परमाणु मिल करके जो अणु बना रहे हैं, अणु से कई तरह की रचनाएं हो रही हैं, जैसे पेड़ पौधे मिट्टी पानी हवा, ये अलग तरीके की रचनाएं जो दिख रही हैं, इन रचनाओं को ही ये विकास क्रम कह रहे हैं। और इस रचना का जो आगे चल के हम लोग देखेंगे, इस रचना में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना जो बाबा जी बोलते हैं वो मेधस को बोलते हैं कि ये रचना का सबसे मैं कहे कि सर्वोत्कृष्ट भाग है वो मेधस है। लेकिन इन सब को उन्होंने विकास क्रम ही कहा, इसमें विकास नहीं कहा उन्होंने। तो विकास मूलतः वो जो कह रहे हैं परमाणु गठनशील परमाणु के गठनपूर्ण परमाणु होने को ही वो विकास कह रहे हैं। आगे चलते हैं, वो जैसे से आता जाएगा हम लोग और बात करते जाएंगे। विकास क्रम में अनेक प्रजाति के अणु परमाणु अनुरचित रचनाएं सुस्पष्ट हैं। इसलिए देखिए बाबा जी ने विकास क्रम में कहा है कि ये अलग तरह के जो प्रजाति के परमाणु अणु हैं, अनुरचित रचनाएं हैं, ये सब विकास क्रम में ही है। जैसे धरती एवं अनेक ग्रह गोल अस्तित्व में विद्यमान हैं, ये सभी रचनाएं ठोस तरल विरल के रूप में ही वर्तमान हैं। इस धरती पर ये तीनों स्थितियां सुस्पष्ट हैं। तीनों स्थितियां मतलब जो ठोस तरल विरल की बात कर रहे हैं कि इस धरती पे तीनों ही चीज दिखते हैं, हवा भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, ठोस भी दिख रहा है, और भी सब बहुत सारी चीजें जो ठोस तरल विरल के रूप में हैं। इनमें से तरल वस्तु के रूप में जो पानी है वही सर्वप्रथम यौगिक क्रिया का वैभव है। तो समय सबसे पहला जो वो यौगिक क्रिया बोल रहे हैं वो पानी को ही बोल रहे हैं, क्योंकि इस पानी के साथ ही जो है जितने भी रस रसायन बन रहे हैं इस पानी के योग संयोग से ही बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि पानी का धरती के संयोग के आधार पर अम्ल और क्षार होना पाया जाता है। अम्ल और क्षार जो है वो एसिड और बेस की बात कर रहे हैं कि इस धरती के साथ जो पानी का संयोग होता है तो वो अलग अलग तरीके के संयोग के होने के आधार पर अम्ल और क्षार जो है वो बनता है। इनका निश्चित मात्रा तक उदय होने के बाद ही ब्रह्मांडीय उष्मा के संयोजन से प्रतिबिंबन परस्परता में पहचानने का आधार प्रभाव से पुष्टि तत्व व रचना तत्व के रूप में द्रव्य रचनाएं होना पानी में पाया गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो बाबा जी कह रहे हैं, ये जो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था का उदय कैसे हुआ है इसकी बात कर रहे हैं कि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था के उदय से पहले जो है कई तरीके के रस रसायन बने, कई तरीके के यौगिक बने, और ऐसे यौगिक बनने के क्रम में जो ब्रह्मांडीय उष्मा है, ब्रह्मांड से जो भी जो उष्मा है उसके आधार पे जो पुष्टि तत्व रचना तत्व जो है ये द्रव्य रचनाएं पानी में जो है बननी शुरू हुई। तो ये जो बोल रहे हैं कि प्राण कोशिका जो है, प्राण कोशिका को देखेंगे जो है प्राण कोशिका के अंदर ही पुष्टि तत्व और रचना तत्व है। तो ये जो ब्रह्मांडीय उष्मा के प्रभाव से ये जो रस रसायन है इनके मिलने से ही एक तरीके से ये कहें कि प्राण कोशा का बनना होता है। इस प्राण कोशा के जो बोल रहे हैं इसके मूल रूप को काई कहा जाता है। तो जो सबसे पहला जो बोलते भी हैं कि जो प्राण कोशा जो है सबसे पहला जो एक लिविंग, जो साइंस इसको लिविंग सेल कहता है। लिविंग सेल का मतलब जो है
आगे चल के देखेंगे प्राण कोशा जो है वो अपने आप में श्वसन प्रश्वसन करते हुए दिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए दिखते हैं, जो पदार्थ अवस्था में नहीं दिखता। पदार्थ अवस्था वो एक निश्चित जैसा है वैसा बना रहता है, लेकिन प्राण अवस्था वो जैसा है वैसा बने हुए रहने के साथ वो अपनी संख्या को भी बढ़ाता रहता है। तो इस आधार पर वो प्राण अवस्था की जो है वो पदार्थ अवस्था से भिन्न है। तो उसकी जो सबसे मूल इकाई को काई कहा जाता है, ऐसे काई के अनंतर ही प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं एक कोशीय, द्विकोशीय, बहुकोशीय विधि से घटित हो चुकी हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे प्राण कोशाएं जो हैं, जो सेल हैं, वो एक कोशिकीय, द्विकोशीय, बहुकोशिकीय विधि से घटित हो ही रही है। जैसे हमारे को ह्यूमन बॉडी को देखे तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी एक कोशिका है जो मतलब यूनिसेल्युलर है। जैसे एक मेरे को याद है बहुत छोटे में अमीबा मैंने पढ़ा था, जो एक कोशिकीय, उसको जीव कहते हैं कि वो सिर्फ एक कोशिका ही रहता है। तो ऐसे बाबा जी बोल रहे हैं कि एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय प्राण कोशाएं जो हैं वो इस तरीके से बने हुए ही हैं, या एक रचना में विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। तो ये बता रहे हैं कि ये रचना में एक विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। कि विकास क्रम का मतलब है एक कोशिकीय से ज्यादा विकसित रचना द्विकोशिकीय, उससे ज्यादा विकसित रचना बहुकोशिकीय है। यह धरती अपने में मृदा, पाषाण, मणि, धातु के रूप में छोटी बड़ी रचना विद्यमान है। यौगिक क्रिया वैभव के रूप में प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं को वनस्पति संसार कहते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो यौगिक क्रिया वैभव के रूप में जो प्राण कोशिकाएं हैं, उनसे रचित रचनाओं को वनस्पति संसार कहते हैं। पेड़ पौधे ये सब जो हैं वो देखेंगे प्राण कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा पौधा जो है वो एक छोटे से बड़ा होता हुआ दिखता है, क्योंकि ये जो प्राण कोशिकाओं में ये जो एक वैभव दिखता है कि वो अपने जैसा बने हुए रहते हुए और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसलिए जो है इसको हमने जो है वनस्पति संसार कहा, जो भी है ये प्राण अवस्था कहा इसको। बाबा जी ने जो 4 अवस्थाओं की, रिस्टार्ट योर यूट्यूब, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? कुछ लोगों की बात ऐसी आ रही कि रीस्टार्ट यूट्यूब बोल रहे हैं। कोई एक जवाब दे दे। हरिहर, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक। तो अब आगे की जो बात करें कि जो बाबा जी ने जो 4 अवस्था के पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, तो पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था का प्रकटन हो रहा है। इसके लिए जो बाबा जी ने जो ये यौगिक क्रिया कहा, और उस यौगिक क्रिया में जो सबसे पहला पानी की बात की, उस पानी से जो भी अम्ल क्षार के धरती के संयोग से जो है अम्ल क्षार का निर्माण हुआ, उससे अलग तरीके के रस रसायन बने। ऐसे रस रसायन बनने के बाद ब्रह्मांडीय उष्मा के प्रभाव से जो है प्राण कोशिका बनना, और उस प्राण कोशिका के बनने से ही जो है ये प्राण अवस्था का आगमन हुआ इस धरती पे। इससे ये पता लगता है कि धरती के रूप में विविध द्रव्यों के संयोजन से ही यौगिक क्रिया वैभव संपन्न होना और इसके मूल स्वरूप में भिन्न व्यक्त होने का उत्सव होना होता ही है। यही रासायनिक उर्मी है। रासायनिक द्रव्यों के उत्सव को हम उर्मी कह रहे हैं। तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि जो पदार्थ अवस्था से जो प्राण अवस्था का जो उदय हुआ है, इसको बाबा जी एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं। उत्सव का मतलब जो है कि एक तरीके से जो भी चीज है उससे आगे की ओर सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको बाबा जी उत्सव कह रहे हैं। तो जो पदार्थ अवस्था से ही जो है अनेक रस रसायन बन करके उससे जो प्राण अवस्था का जो उदय हो रहा है उसको ही रासायनिक उर्मी कह रहे हैं बाबा जी। हर प्राण कोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। इसी में रचना तत्व व पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाया रहता है और रचना विधि निहित रहती है। बहुत सुंदर बात जो ये कह रहे हैं, ये साइंस भी बात कह रहा है। यहाँ पर जो हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो साइंस जो है डीएनए आरएनए की बात कर ही रहा है, कि बोलता ही है कि हर एक मनुष्य का डीएनए अलग अलग होता है
तो हर एक जो बात कहें कि जो भी हमारे सेल हैं, जो पूरे ह्यूमन बॉडी है, वो असंख्य असंख्य तो जो है नहीं करना चाहिए, बहुत सारे जो लिविंग सेल से मिलके बना हुआ है। तो हर एक सेल जो है उसमें डीएनए जो पाया जाता है, वो डीएनए जो है वो उस सेल के एक निश्चित रचना को व्यक्त करता है। और इसी रचना के आधार पर जैसे एक परमाणु, एक जो है प्राण कोशा दो प्राण कोशा में डिवाइड होते हैं, तो वो एक जैसे ही रचना को व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे आम में देखेंगे तो वो एक अलग तरीके की जो है सेल है और उसका एक डीएनए अलग है। मनुष्य का डीएनए अलग है। मनुष्य में भी देखेंगे तो हर एक मनुष्य के जो डीएनए स्ट्रक्चर्स बोलते हैं वो अलग अलग हैं। तो इसी चीज को बाबा जी भी कह रहे हैं कि हाँ, हर प्राण कोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। इसी में रचना तत्व और पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाया रहता है। रचना तत्व पुष्टि तत्व जो है उसी की बात कर रहे हैं, डीएनए प्रोटीन्स की ही बात कर रहे हैं बाबा जी। ऐसे प्राण सूत्र अपने में श्वसन क्रिया संपन्न रहते हैं। जो प्राण सूत्र की बात कर रहे हैं, जो कोशिका की बात कर रहे हैं, जो सेल की बात कर रहे हैं, इस प्राण कोशिक सूत्र में जो है, प्राण कोशिका में जो है वो श्वसन क्रिया होता ही रहता है। श्वसन क्रिया का मतलब जो है कि जैसे ये प्राण कोशिका जो है वो कैसे 1 से 2, 2 से 3, ये 4 बनते हैं। तो ये बाहर से कुछ ऑक्सीजन या जो भी है द्रव्य लेकर के और इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। भाई वो जैसे एक कोई प्राण सूत्र जो एक प्राण कोशिका 2 प्राण कोशिका में डिवाइड होगा तो उसमें निश्चय ही जो उसके रासायनिक द्रव्य हैं और जो उसके डीएनए है वो सब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके लिए वो श्वसन क्रिया आवश्यक है। इनमें अपने जैसे सूत्रों को विपुलीकरण करने का उत्सव बना रहता है। इसके लिए रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि निश्चित उष्मा का योग आवश्यक रहता है। ये सुंदर बात बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो प्राण सूत्र जो है विपुलीकरण का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ये जो उत्सव ये जो बना रहता है, इसके लिए रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि निश्चित उष्मा का योग आवश्यक रहता है। जैसे अभी भी बात करते हैं कि जैसे किसी भी हम बीज को डालते हैं तो बीज के जो है जमीन में डालते हैं तो उसको कुछ पानी देना पड़ता है, कुछ खाद बीज देना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है सूरज की उष्मा से ही उसमें जो है सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है। प्राण कोशिकाएं जो है मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट होती हैं और इसी से ही वो जो है ग्रो करता है। यदि ये सारे जो रासायनिक द्रव्य, ये जो विपुलीकरण वाला काम है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं होता। ऐसी प्राण कोशिकाएं जीवों के, मानव के शरीर के हड्डी के पोल में भरे रसों में निर्मित होना पाया जाता है। अब जो बोल रहे हैं कि जो प्राण कोशिकाएं जो हैं ये कहाँ निर्मित होती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो जीव हैं, मनुष्य शरीर है, इनके जो हड्डी के पोल में भरे रसों में जो है ये प्राण कोशिकाएं निर्मित होती रहती हैं और शरीर की आवश्यकता के अनुसार जहां जहां शरीर में यह आवश्यक होता है वहां वहां ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसी के साथ प्राण सूत्रों के संयोजनवश अनेक सूत्र और कोशा निर्मित होते हैं। अब बोले प्राण सूत्रों के संयोजनवश अनेक सूत्र और कोशा निर्मित होते हैं। तो ये जैसे देखेंगे तो अभी अपन भी बात करते ही है, सेल है, टिश्यूज हैं, तो कई सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं और ये टिश्यू जो है वो एक निश्चित जो है कोई एक कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हमारे शरीर में देखें तो बहुत तरीके के अंग अवयव हैं, हृदय है, लीवर है और किडनी है, इस तरीके के जो भी हैं। तो ये सब जो है ये इसके मूल रूप में देखेंगे तो कोशिका ही है, सेल है। ये सेल जो है खास तरीके के जो है इसको हम लोग जो है टिश्यूज बना करके ही जो है एक खास तरीके के कार्य कर रहे होते हैं। फलस्वरूप ऐसी कोशिकाएं रसायन द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कोशिकाएं जो है रसायन द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। वनस्पति संसार में रस संचार तंत्रणा में पत्ती और जड़ की क्रियाकलाप में रस संचय होता है। फलस्वरूप प्राण कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो बाबा जी ने जैसे बोला कि जो मनुष्य के शरीर और जानवरों के शरीर में जो हड्डी है, हड्डी के जो पोल में जो
रस है वहां पर ही प्राण कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। उसी तरीके से जो है, जैसे बोलेंगे मनुष्य का शरीर भी तो एक जो है प्राण अवस्था की ही इकाई है। बस इसमें इतना ही है कि इसमें जीवन के संयोग के साथ ही ये जो है चलता है। लेकिन जो है वनस्पति संसार देखेंगे तो वो तो पूरी तरीके से प्राण अवस्था की इकाई है। उसमें प्राण कोशा जो है उसका निर्माण बाबा जी बोल रहे हैं पत्ती और जड़ में उसका निर्माण होता रहता है। इस प्रकार रचनाएं रचनाओं में विकास प्रवृत्ति प्राण कोशाओं में समाहित रहना सुस्पष्ट है। इसका प्रमाण रचनाओं में विविधता ही है। वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न रचनाएं रचना में विकास क्रम की गवाही है। इस क्रम में मानव शरीर रचना तक का वैभव इस धरती पे सुस्पष्ट स्पष्ट हो चुका है। तो ये बोल रहे हैं कई तरीके की रचनाएं इस धरती पे दिख ही रही हैं। इतने तरीके के पेड़ पौधे दिखते हैं, इतने तरीके के जानवर दिखते हैं, इतने तरीके कीट पतंग दिखते हैं, और उसी में ही मानव भी दिखता है। तो बोल रहे हैं कि इन रचनाओं में जो है एक जो है विकास क्रम दिख रहा है कि जो है पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, उस प्राण अवस्था से फिर जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में जो ये मनुष्य शरीर आया है, ये एक विकास क्रम के तहत ही आया है, जो कि इस धरती पे अभी तक स्पष्ट हो चुका है। हो सकता है किसी दूसरी धरती पे ये चारों अवस्थाएं प्रकट नहीं हुई हो, लेकिन वहां पर भी ये विकास क्रम होगा ही। आज नहीं तो कई सालों के बाद वहां पर भी ये जो है जैसे इस धरती पे वैभव प्रकट हुआ है, वहां पर भी वो प्रकट हो। प्राण कोशाओं से रचनाएं छोटे बड़े पौधे वृक्ष लता गुल्म के रूप में होते हुए आगे छोटे बड़े जीवों के शरीर रूप में अपने को स्पष्ट करती है। तो प्राण कोशाएं से ही बता रहे हैं कि पौधे बने हुए हैं, छोटे छोटे जीव शरीर बने हुए हैं, कई तरीके की रचनाएं जो हैं उसके मूल में प्राण कोशिका ही है। वनस्पति संसार की रचनाओं में कार्यरत प्राण कोशाएं विकसित होकर रचना विधि में परिवर्तन को व्यक्त करती है। जो जीव शरीर संसार की रचनाएं वह भी मानव शरीर तक की रचना का आधार बनती है, यह सुस्पष्ट हो चुकी है। अब बता रहे हैं बाबूजी कि वनस्पति संसार की रचनाओं में कार्यरत प्राण कोशिकाएं विकसित होकर ही रचना विधि में परिवर्तन को व्यक्त करती है। जो जीव संसार की रचनाएं वह भी मानव शरीर तक की रचना का आधार बनती है। तो ये जो कहें जीव शरीर का भी जो निर्माण हुआ है उसका आधार वनस्पति संसार ही है। पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था का उदय हुआ, ये हमने अभी तक देखा। अब आगे बात बोल रहे हैं कि ये प्राण अवस्था में भी जो वनस्पति संसार हैं उनमें भी जो अलग अलग तरीके के प्राण कोशिकाएं हैं, ऐसी प्राण कोशिकाओं में भी शोध कार्य चलता ही रहता है। और यही प्राण कोशिकाएं जो हैं वे विकसित हो करके जीव शरीर का ही निर्माण करती हैं। आगे उसका बाबा जी बोल ही रहे हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है। प्रकृति में चार अवस्थाएं द्रष्टव्य है, पदार्थ अवस्था, मृदा, पाषाण आदि के रूप में। तो पहला चार अवस्थाओं की बात बाबा जी कर चुके हैं, वो तो सब लोगों को हम लोग को पता है कि पहली अवस्था पदार्थ अवस्था जो मिट्टी पानी हवा के रूप में है। प्राण अवस्था पेड़ पौधे वनस्पति संसार के रूप में है। जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में द्रष्टव्य है। अब जो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की बात कर रहे हैं तो वो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे और बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, आगे जैसी आवश्यकता पड़ेगी बताएंगे। प्राण अवस्था और जीव अवस्था के शरीर के रचना क्रम में स्वेदश संसार होना भी पाया जाता है। अब जो है प्राण अवस्था और जीव अवस्था के जो शरीर को देखेंगे कि प्राण अवस्था व जीव अवस्था के शरीर के रचना क्रम में स्वेदश संसार होना पाया जाता है। प्राण अवस्था से जो जीव अवस्था में जो ट्रांजिशन हो रहा है या जो फॉर्मेशन हो रहा है उस बीच में बाबा जी बोल रहे हैं स्वेदश संसार का होना पाया जाता है। जो वनस्पति संसार से जो जीव संसार जो जीव शरीर का निर्माण हो रहा है उसके क्रम में स्वेदज संसार की बात कर रहा है। स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से उत्पन्न लेता है, ऐसा हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। वो बाबा जी जो बोल रहे हैं यह ऐसे देखने को मिलता है कि वनस्पति संसार का अवशेष सूखा पत्ता आदि जब एकत्रित होते हैं पानी और उष्मा पाकर अनेक भुनगी कीड़े अपने आप पैदा हो जाते। ये हम लोग सब लोग देखते ही हैं कि कई जगह पे जो है पत्ता हो या कुछ रखा हुआ हो, वहां पर पानी हो और कुछ उष्मा का यदि वहां पर वो हो प्रभाव, उस आधार पर वहां पर कीड़े मकोड़े जो है जन्म ले लेते हैं। तो इसी को ही बाबा जी जो है वो बोल रहे हैं कि यही स्वेदज है। जो स्वेदज संसार जो बोल रहे हैं वो इसी को ही बोल रहे हैं। जो किसी भी जैसे मिट्टी पानी हवा कहीं पर भी जैसे देखेंगे, जैसे
कहीं पे कुछ कपड़ा ही रखा हो या पत्ता रखा हो, वहां कुछ नमी हो, कुछ सूरज का प्रभाव, उससे वहां पर कीड़े मकोड़े जो बनते हैं, इसको बाबा जी जो है वो स्वेदज संसार बोल रहे हैं। यही स्वेदज संसार जो है आगे जो है अंडज संसार के लिए कनेक्टिंग का काम करता है। तो वो आगे जो बाबा जी बोले यही आगे अंडज संसार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो पदार्थ अवस्था से अभी तक बात करें तो प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था का उदय हुआ। प्राण अवस्था से जो जीव अवस्था है उसके बीच में एक स्वेदज संसार आया। स्वेदज संसार से ही बता रहे हैं कि और आगे अंडज संसार की उत्पत्ति हुई। इस विधि से यह गुणवत्ता को स्थापित करता हुआ देखने को मिलता है। यह स्वेदज संसार जलचर, भूचर, नवचर के रूप में देखने को मिलता है। तो स्वेदज संसार जो है जलचर, भूचर, नवचर के रूप में, जलचर, भूचर और नवचर का मतलब जो जल में चलने वाले हैं, भूचर का मतलब जो जमीन पे चलने वाले, नवचर का मतलब जो आकाश में चलने वाले। तो ऐसे हम देखते हैं कीट पतंग हैं जो, या कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन पे चलने वाले, ये सब जो स्वेदज संसार इस तीनों ही जगह पे दिखते हैं। अंडज संसार बलवती होते हुए आकाश में उड़ता हुआ पक्षियों के रूप में बड़े बड़े जलचरों और भूचरों के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो स्वेदज संसार से जो अंडज संसार का मतलब जो अंडे से जन्म लेता हो, जैसे मुर्गी हुआ और बहुत तरीके के आप जो है पक्षियों को देखें, तो वो जो है उसको अंडज संसार कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो एक शरीर से दूसरे शरीर का जो निर्माण होता है उसमें वो एक बीच में अंडे होता है, वो जो भी जीव है एक अंडा देता है, उस अंडे से वो दूसरा शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे अंडज संसार जो है वो देख ही रहे हैं कि वो अलग अलग जलचर और भूचर के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे अंडज संसार पिंडज संसार को जोड़ते हैं। तो अब जो पिंडज संसार हुआ, जैसे पिंडज संसार में जो पिंड से पैदा, से बकरी हो गया, गाय हो गया, ये कोई अंडा देके इसमें बच्चे पैदा नहीं होते, डायरेक्ट एक शरीर से ही दूसरे शरीर का जो है निर्माण होता है। तो वो जो पिंडज संसार है वो अंडज संसार से ही जो है कनेक्ट करके बाबा जी ने बताया है कि ऐसे अंडज संसार पिंडज संसार को जोड़ता है। पिंडज संसार अपने में अंडज संसार से विकसित रचना है। अंडज पिंडज संसार के उपरांत रासायनिक द्रव्यों का विश्लेषण संश्लेषण सप्त धातुओं के रूप में होता हुआ मानव शरीर रचना तक सुस्पष्ट हुई है। अब जो है इसको मैं फिर से अच्छे से समराइज कर दूं कि जो ये पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जो अभी जीव अवस्था की बात आई है, तो अभी हम लोग जो जीव अवस्था की बात करें और ज्ञान अवस्था, तो वो दोनों ही जगह जो शरीर रचना है उसका मूल आधार प्राण अवस्था ही है। प्राण अवस्था से जीव अवस्था के कनेक्टिंग के लिए जो बीच में एक जो संसार बताया वो अंडज जो है स्वेदज संसार बताया, वो स्वेदज के से वो अंडज संसार की उत्पत्ति हुई, अंडज से पिंडज संसार की उत्पत्ति हुई, और इस पिंडज जो भी है इस जीव संसार की, या पिंडज जो भी है उसी क्रम में मनुष्य का भी है, मनुष्य शरीर का भी निर्माण हुआ है, जहां पर सप्त धातुओं की बात कर रहे हैं। सप्त धातुओं से रचित जो है मानव शरीर की रचना सुस्पष्ट हुई है। सप्त धातु जो है, ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि जो मेधस है वो मेधस सप्त धातुओं से मिलके बना हुआ है, और सप्त धातुओं में रस, मांस, मज्जा, रक्त, स्नायु, हड्डी, वसा, इसको सप्त धातुओं में बाबा जी ने रखा है। और इसी को आगे में कहेंगे कि ये जो अपने से श्रेष्ठ रचना की ओर अग्रसर है, ताकि ये जो है जीवन अपने आप को प्रमाणित कर पाए, इसके लिए जो है समृद्ध मेधस का होना आवश्यक है। तो ये सारे जो भी पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था, जो अपने आप ही जो है स्वप्रेरणा से या जो भी है नियति सहज विधि से इस धरती पे प्रकट हुई है, उसका मूल आधार वही है कि वो जागृति को इस धरती पे प्रमाणित किया जा सके। इन सारे रचनाओं का क्रम और मानव शरीर के अध्ययन से यही पता लगता है कि मानव शरीर में मेधस रचना की समृद्धि पूर्णतया सुस्पष्ट हुई है। तो मेधस की रचना जो है वो जानवरों में भी मेधस है, लेकिन उसको समृद्ध मेधस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन अपने आप को पूरी तरीके से उस मेधस के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य शरीर में जो मेधस है वो पूरी तरीके से समृद्ध है, जहां पर वो अपनी इच्छा विचार आशा को पूरी तरीके से व्यक्त कर पाता है।
इसका प्रमाण यही है कि मानव में कल्पनाशीलता, कर्म क्षमता और उसकी तृप्ति के रूप में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने को मेधस के माध्यम से व्यक्त करने योग्य इकाई है। मानवेतर संसार पहचानना, निर्वाह करने तक सीमित है। सो मानवेतर संसार का मतलब मानव को छोड़ करके बाकी और जो भी संसार है वो पहचानना, निर्वाह कर रहे हैं, उनमें जानना मानना नहीं होता। पहचाना निर्वाह करने का आधार भी बल संपन्नता ही है। तो ये हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं कि पहचाना निर्वाह करने का आधार जो है वो ऊर्जा संपन्नता, व्यापक सत्ता में संपृक्तता ही है। उसी संपृक्तता को ही जो है बाबा जी जो है बल, ऊर्जा संपन्नता और बल संपन्नता कह रहे हैं। यही ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता जीवंत स्वस्थ मानव में जानने, मानने, पहचाने, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। अब ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो व्यापक जो है, जो साम्य ऊर्जा है, ये साम्य ऊर्जा जीवन में भी पारगामी है। इस जीवन में पारगामी होने के आधार पर जीवन में भी जो है ये जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में व्यक्त हो रहा है। जो वहां जो बल संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता है भौतिक रासायनिक परमाणुओं में, वो सिर्फ पहचाना, निर्वाह करने के रूप में व्यक्त होता है। लेकिन ये जो ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता है, ये जो जीवन है उस गठनपूर्ण परमाणु में जानने, मानने, पहचानने के रूप में व्यक्त होता है। यह मेधस तंत्र समृद्ध होने की गवाही भी है। उक्त विधि से रचनाओं में विकास होने की रूपरेखा विदित होती है। इसके पहले यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु में ही विकास होता है। एक से विकसित परमाणु गठनपूर्ण होते हैं। यही चैतन्य इकाई है, यही जीवन है। जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए समझदारी को प्रमाणित करता है। तो जो बाबा जी ये कह रहे हैं कि भाई फाइनली जो है ये सब जो है, ये सब जितने भी रचनाएं हुई हैं इस धरती पे, वो सब विकास क्रम में ही है, विकास नहीं है। विकास तो जो गठनशील परमाणु जो है, गठनपूर्ण परमाणु में जो संक्रमित होता है वही मूल विकास है। और उसमें अभी तक जो बाबा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये कहा कि ये धरती पे ये जो सारा शोध कार्य हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य ही शोध कार्य कर रहा हो। हर एक पदार्थ अवस्था भी जो है वो जो है प्राण अवस्था के प्रकटन के लिए शोध कार्यरत है ही। प्राण अवस्था भी जो है वो जीव अवस्था के प्रकटन के लिए शोध कार्य उसमें है ही, क्योंकि उसी में ही बाबा जी ने जो बार बार कहा है कि जो प्राण अवस्था है उसके जो प्राण जो रचना सूत्र है, उस रचना सूत्र में ही जो है अपने आप ही शोध कार्य हो रहा है कि वो और उससे विकसित रचना को प्रकट करे। उसी के ही माध्यम से जो है उससे विकसित रचना जो है, प्राण अवस्था से विकसित रचना जो है स्वेदज संसार हुआ। स्वेदज संसार से भी विकसित रचना अंडज संसार हुआ। अंडज संसार से भी विकसित रचना पिंडज संसार हुआ। इस पिंडज संसार में भी देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा विकसित जो है वो मनुष्य शरीर ही दिखता है, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है उसमें समृद्ध मेधस तंत्र होता है जिसके माध्यम से जीवन अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त करने योग्य हो जाता है। देखेंगे जो है जानवरों में भी जीवन कार्यरत है। जीवन के जो है संयोग रहता ही है, चाहे आप जितने भी गाय, भैंस, घोड़ा ये सब देखेंगे तो ये सब में जीवन और शरीर दोनों है। लेकिन वहां पर ये जो जीव जानवरों का जो मेधस है वो पूरी तरीके से समृद्ध नहीं होता। इस समृद्ध नहीं होने के आधार पे जीवन पूरी तरीके से वहां व्यक्त नहीं हो पाता। व्यक्त नहीं होने का मतलब वहां जानने मानने की क्रिया नहीं होती। जैसे कोई जानवर में ऐसा नहीं होता है कि वो जानने की क्रिया कर रहा हो, मतलब जो है वो नियम को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, वो अध्ययन कर रहा हो, वो ज्यादातर पहचानना निर्वाह करने तक ही सीमित दिखता है। तो सबसे समृद्ध रचना जो देखेंगे परमाणुओं से मानव शरीर बनने की स्पष्टता कीजिए भाई जी। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। मानव शरीर रचना, देखिए कहीं ना कहीं ये देखेंगे इस धरती पे सबसे पहले पदार्थ अवस्था जो भी है, ये धरती अपने आप में पदार्थ अवस्था ही के ही रूप में रहा होगा। ऐसे पदार्थ अवस्था में कई तरीके के परमाणु यहाँ पर हो गए होंगे। उस परमाणु अनेक प्रजाति के परमाणु होने के बाद कई तरीके के अणु आए होंगे और ऐसे परमाणु अणुओं के संयोग से पानी का जो है, जल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ होगा इस धरती पे। उस पानी के जल के
साथ जो है अलग अलग तरीके के जो धरती के संयोग होने से रस रसायन बने, और ऐसे रस रसायन बनने के पश्चात जो है ब्रह्मांडीय किरण के प्रभाव से प्राण कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हुआ इस धरती पे। ऐसे प्राण कोशिकाएं बनते हुए बहुत तरीके की रचनाओं में व्यक्त हुए होंगे, बहुत तरीके के पेड़ पौधे बने हुए होंगे। ऐसे प्राण कोशिकाओं में भी शोध कार्य चल ही रहा है, उनमें भी जो वो रचना तत्व है उसमें शोध कार्य के का मतलब हुआ अपने से श्रेष्ठ रचना के लिए अग्रसर होना बना ही है। अब वहां पर जो श्रेष्ठ रचना हो रहा है, इसी जो आधार पर जो प्राण कोशिकाएं हैं, जो प्राणावस्था की इकाई है, वो प्राणावस्था से ही अंडज संसार स्वेदज संसार का निर्माण हुआ, जहां पर जो कीट पतंग इस तरीके के जो भी चीज हम कह रहे हैं वो प्राण अवस्था से ही उसका जो है निर्माण हो रहा है, उससे विकसित रचना के रूप में। फिर यही जो स्वेदज संसार है ये अपने आप में जो है शोध कार्य करते हुए इससे विकसित रचना के रूप में अंडज संसार में परिवर्तित हुआ। और ऐसे ही अंडज संसार से कभी ऐसा हुआ होगा, ऐसे अंडज संसार से ही कभी पिंडज संसार का जो है उद्भव हुआ होगा। और ऐसे पिंडज संसार में कई तरीके के जीव जानवरों से इस पिंडज संसार से ही मनुष्य मानव शरीर का भी निर्माण हुआ होगा। देखिए साइंस भी कहता ही है कि जो मनुष्य शरीर का जो भी कहें कि उसके पूर्वज जो है बंदर हैं या इस तरीके के बोलते ही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो उनकी रचना में कहीं ना कहीं कुछ रूप में मनुष्य शरीर की रचना की एक समानता दिखती है। तो वो हालांकि वो रचना जो है वो रचना पूर्णतया जो है समृद्ध नहीं हुई, इस आधार पर उससे श्रेष्ठ रचना, उससे श्रेष्ठ रचना, उससे श्रेष्ठ रचना करते हुए यहां तक मनुष्य शरीर की रचना हुई है। तो ये कोई एक दिन में नहीं, कई हजारों साल में जो है ये शोध कार्य प्रकृति में होते हुए जो मनुष्य शरीर की रचना हुई है। और उस रचना का मूल जो देखेंगे उसमें जो है श्रेष्ठ, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है समृद्ध मेधस है, और ये समृद्ध मेधस होने के कारण ही जो है जीवन अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त कर पाता है। समृद्ध मेधस जो जीवन में जो भी है, देखिए जीवन जो है अपने आप को व्यक्त शरीर के माध्यम से ही करता है, चाहे हमारा शरीर हो या फिर जानवरों का शरीर हो, वो जो है शरीर के माध्यम से ही जो है वो करता है, व्यक्त होता है। और शरीर में भी देखेंगे तो शरीर में जो मेधस है उस मेधस के माध्यम से ही वो व्यक्त होता है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो शरीर है वो पूरा शरीर जो है क्रियावाही और ज्ञानवाही तंत्र से मिलकर बना हुआ है, और ये क्रियावाही ज्ञानवाही तंत्र जो है वो उसका फाइनल जो है वो नियंत्रण मेधस से ही होता है। तो जीवन मेधस के माध्यम से पूरे शरीर पे नियंत्रण रखता है, या फिर पूरे जीवन मेधस के माध्यम से ही पूरे शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। संदीप भाई साहब हैं, बिना भुने हुए बीज में जो अभी मिट्टी या नमी के संपर्क में नहीं आया, क्या श्वसन प्रश्वसन हो रहा होता है? देखिए ये जो बात पूछ रहे हैं सुंदर बात है कि जो बीज है, जैसे एक चने को लें जिसको भी हमने मिट्टी में नहीं डाला है, तो ये यदि उस बीज को हम मिट्टी में डाल दें और उसमें खाद पानी हवा नमी दे, तो वो जो है उसमें अंकुरन दिखाई पड़ता है, और वो जो है वो ग्रोथ करना उसमें शुरू होता है, वो चने के बीज से पौधा बन जाता है। लेकिन जो ऐसे चना रखा हुआ है, चने का जो बीज रखा हुआ है, क्या उसमें श्वसन प्रश्वसन हो रहा होता है या नहीं है? देखिए मैं जितना समझा हूं, मैं इस पे श्योर नहीं कह सकता कि श्वसन प्रश्वसन जो है यदि वो होगा तो उसके साथ साथ जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा, क्योंकि श्वसन प्रश्वसन जो है वो अपने विपुलीकरण के अर्थ में ही है। लेकिन चने का जो बीज है वो उसमें दिख रहा है, वो अपने तक ही सीमित है, उसमें विपुलीकरण होता हुआ नहीं दिखता है। तो उसमें कहना जो है श्वसन प्रश्वसन हो रहा या नहीं हो रहा है, ये मैं अभी इसको क्लियर नहीं कह सकता।
मैं इसके बारे में जैसे बाबा जी ने या क्या कहा है, मैं और लोगों से पूछ करके आपको कल बताऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ। विपिन बिहारी जी पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है पहले अंडा या मुर्गी? तो अब ये जो चीज है पहले अंडा या मुर्गी जो है, देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये ऐसा बनता ही नहीं है कि पहले अंडा या मुर्गी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो कहीं ना कहीं जो जीव अवस्था का जो उद्भव है वो प्राण अवस्था से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो अभी मुर्गी और ये अंडा दिख रही है ये ऐसा ही पहले भी रहा होगा। मुर्गी अपने स्वरूप में ऐसी नहीं रही होगी, ना ही अंडा इस स्वरूप में रहा होगा। वो एक विकास क्रम में होता हुआ मुर्गी की रचना अभी इस रचना के रूप में दिख रही है। जैसे मनुष्य शरीर की जो रचना है वो जैसी रचना अभी दिख रही है, ऐसी ही रचना जो है एकाएक धरती पे प्रकट हुई होगी, ऐसा नहीं है। मनुष्य की रचना से पहले जो है कई तरीके की और रचनाएं हुई होंगी, जिसमें अश्रेष्ठ 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 रचना की ओर होते हुए अग्रसर होते हुए ये रचना अभी तक आई है। तो इसलिए जो है सीधा ये कह पाना कि मनुष्य शरीर जो है सीधा ये जो समृद्ध, इतना समृद्ध मनुष्य जो समृद्ध रचना दिख रही है वो एक ही बार में प्रकट हुआ होगा, ऐसा नहीं है। वो एक विकास क्रम में ही जो है ऐसी रचना प्रकट हुई है। एक बाबू सिंह नायक जी हैं, इससे तो यही लगता है कि अस्तित्व में विकास, जागृति व उसकी निरंतरता जो नियति क्रम में अस्तित्व में हो रही है उसमें ये विद्या का उद्गम होना भी अस्तित्व सहज है। कुछ प्रकाश डाले। बिल्कुल भैया जी, देखिए बिल्कुल भैया जी, इसमें जो है कि ये जो धरती पे जो प्रकटन हुआ है, मतलब जो भी इस दर्शन का प्रकटन हुआ है वो इसी अर्थ में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जागृति, ये जो मानवीय व्यवस्था जो है वो अस्तित्व सहज विधि से जो है वो एक निश्चित दिशा की ओर है ही अग्रसर। इस आधार पे मनुष्य ने जो है कई प्रयास किए, हालांकि वो प्रयास में जो है जो भी है वो एक निश्चित जगह तक ही पहुंच पाए। उसी क्रम में हम इसको भी देख सकते हैं। जैसा हम लोग रचना में एक विकास क्रम को देखते हैं, उसी अर्थ में इस दर्शन को भी उस क्रम में ही देख सकते हैं। इससे पूर्व जो है और जो भी दर्शन हुए उसी के ही क्रम में ये दर्शन को भी देख सकते हैं। ये दर्शन भी पुराने के क्रम से ही है। यदि पुराना नहीं होता तो शायद ये दर्शन का भी आना डिफिकल्ट था। इसलिए जो है पुराने को हम पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। तो उस पुराने के क्रम में ही ये जो है उससे श्रेष्ठ दर्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं। राकेश गुप्ता जी भैया का जो जवाब आ गया है, जो वो भैया जी ने पूछा था श्वसन प्रश्वसन के बारे में। श्वसन प्रश्वसन बीज में नमी व हवा के संयोग में आने पर ही होता है, उससे पहले वो पदार्थ अवस्था जैसा ही रहता है। तो भैया जी, संदीप भैया जी का जो प्रश्न था, तो ये जो बता रहे हैं भैया जी ने कि जो बीज है उसमें कोई श्वसन प्रश्वसन नहीं होता है। वो जो है वो बीज जो है उसमें नमी और हवा के संयोग के होने पर ही वो श्वसन प्रश्वसन होता है। तो जो बिना भुने हुए बीज जो हैं उनमें कोई श्वसन प्रश्वसन नहीं होता। हर अगली स्थिति में पहले की स्थिति में उसका भ्रूण स्वरूप रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यदि ये हर अगली स्थिति में पहले स्थिति का जो भी है उसका भ्रूण स्वरूप तो रहता ही है। यदि नहीं रहता तो ये जो है पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था और जीव अवस्था से जो भी जो मनुष्य शरीर का निर्माण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य शरीर का जो भ्रूण है वो जीव जानवरों के शरीर में था ही। जीव जानवरों के शरीर की जो भी है वो रचना और जो भी है उसका जो है कहीं ना कहीं जो भ्रूण है वो प्राण अवस्था में था ही। आगे जो है मुझे लगता है कि ये विकास क्रम जो है, हाँ, एक जो चीज कोई पूछ रहे हैं जीवन एटम ही है, ये कैसे मान ले? बिल्कुल भैया जी, ये जो है मानने की बात नहीं है, ये हम सब लोगों को अनुभव करना ही पड़ेगा कि जीवन जो है वो एक गठनपूर्ण परमाणु है। ये देखेंगे तो पूरे अभी तक जो मैं समझता हूं कि पूरे
मानव जाति में जो इतना रहस्य बना रहा कि आत्मा और ये सब की बात तो होती रही, लेकिन उसके सही स्वरूप की जो है पहचान नहीं होने के कारण वो एक रहस्य जैसा बना ही रहा। क्योंकि वो मूल स्वरूप में आत्मा है क्या, किसी ने जो है आत्मा बाबा जी जीवन कह रहे हैं, हालांकि ये अभी तक जो है मेरे अनुभव में तो नहीं आया है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि ये जो है एक जिस तरीके से हाइपोथेसिस है उस रूप में इसको ले सकते हैं और इस पे शोध कार्य कर सकते हैं। और यदि आपको भी अनुभव होगा तो पता चलेगा ही कि ये भी जो है गठनपूर्ण परमाणु ही है, और या फिर इससे कुछ अलग अलग अनुभव होता है तो आप उसको प्रस्तुत करेंगे आगे भविष्य में। हाँ, जीवन तो एनर्जी है ना, जीवन तो एनर्जी है ना। देखिए किस एनर्जी की बात करें, एनर्जी का जो है वो क्रिया रूप में ही दिखता है, तो पदार्थ अवस्था में भी एनर्जी है और जीवन में भी एनर्जी है। जीवन की एनर्जी को हम इच्छा विचार आशा के रूप में कह सकते हैं। पदार्थ अवस्था की जो एनर्जी है वो उसको हम भार बंधन या अनुबंधन में जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर समझ सकते हैं। तो वो जो आप एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एनर्जी जैसा लगता है कि वो कोई फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ एक अपने आप में एनर्जी है। ऐसा नहीं है। जीवन का जो स्वरूप है वो अपने आप में एक गठनपूर्ण परमाणु है। उस गठनपूर्ण परमाणु के रहने के साथ जो है वो एनर्जी को व्यक्त कर रहा है। जैसे हम जो इच्छा विचार आशा कर रहे हैं वो इच्छा विचार आशा वो हो कहाँ रहा है, वो उस गठनपूर्ण परमाणु में ही हो रहा है। संदीप भैया जी का प्रश्न है, बिना भुने बीज को पदार्थ माने या प्राण? भैया जी बिना जो भुने हुए जो भी हैं उनको तो पदार्थ ही माना जाए। जब तक जो है वो प्राण अवस्था जो है, जब तक उसमें श्वसन प्रश्वसन होना जो है स्टार्ट नहीं होता तब तक तो उसको पदार्थ अवस्था ही माना जाए। फाल्गुनी जी ये पूछ रहे हैं, स्वेदश संसार का स्वभाव और धर्म क्या है, प्राण अवस्था या जीवावस्था? देखिए बार बार ये प्राण अवस्था और जीवावस्था जो है वो जो स्वेदश संसार है उसके बीच की कनेक्टिंग इकाई है। तो वो स्वेदश संसार जो है अपने आप में पूरी तरीके से वो व्यक्त नहीं है, वो इस क्रम में है। प्राण अवस्था से जीव अवस्था के कनेक्ट करने के क्रम में जो ये स्वेदश संसार है, तो उसमें ये ठीक ठीक कह पाना उसको प्राण अवस्था में ले या जीवावस्था में ले, उसको ये कहना चाहिए कि वो उस क्रम में है। प्राण अवस्था और जीव अवस्था ऐसा बिल्कुल हम दो आइसोलेशन में ना देखें। प्राण अवस्था से जीव अवस्था को एक क्रम के रूप में देखें तो स्वेदश संसार ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। आप बोलते हो कि उसका मास नहीं है तो वो पार्टिकल के बजाय एनर्जी होना चाहिए। देखिए मास नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जीवन जो है गठनपूर्ण परमाणु का मास नहीं है। साइंस जो है मास को किस तरीके से पहचानता है, आपने यदि मास को पढ़ा होगा तो मास को वो जो है बल के आधार पर पहचानता है कि दो पार्टिकल के बीच में इस तरह कुछ बल लग रहे हैं, तो उस बल के आधार को जो है वो मास पहचानता है, इनर्शियल मास कहते हैं। यदि ये गठनपूर्ण परमाणु कहें तो गठनपूर्ण परमाणु जो है वो किसी के साथ जो है भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं करता है, तो वो किसी पे भी भौतिक रासायनिक भौतिक बल नहीं लगाएगा। तो जब वो बल नहीं लगाएगा तो वहां पर हम मास की बात ही नहीं करते। तो जो मास की बात हम कर रहे हैं वो मास की बात हम जो है वो जो बल आकर्षण है उस बल आकर्षण के कारण हम मास की बात कर रहे हैं। जब यहां पर जो गठनपूर्ण परमाणु है वहां पर कोई बल आकर्षण है ही नहीं दूसरे परमाणु के साथ, तो वहां मास की बात ही नहीं करनी चाहिए। स्वेदज को किस अवस्था में, इस पे बात तो हो चुकी है। व्यापक को डार्क एनर्जी बोलना सही है क्या? देखिए डार्क एनर्जी जो है वो ओके आगे जो है हम लोग बढ़ सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को बाद में लेंगे।